सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उसके साथ कुछ वाक्य दिए गए हैं। यह हमारा संसद भवन है। यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं विशालतम भवन है। इसमें हमारे देश के सभी राज्यों की प्रमुख वस्तुओं का उपयोग किया गया है, जैसे पत्थर, लकड़ी, रेत, कालीन आदि। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष किया है। इस भवन की भव्यता एवं सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो आपने देखा, उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि का बोध करा रहे हैं। अतः ये संज्ञा शब्द हैं। यानी कि जो शब्द क्या कराते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव या फिर दशा का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक के बारे में। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमन, नमन, छवि, छाया, दिल्ली, मेरठ, भारत, अमेरिका, रामायण, चेतना आदि। तो ये जो शब्द हैं वो क्या करा रहे हैं? किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का हमें बोध करा रहे हैं। अब अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तुओं अथवा प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, आदमी, स्त्री, पुस्तक, गांव, नौकर, शेर। तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और बताए हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के ही रूप हैं। हिंदी भाषा में इन्हें अलग नहीं माना गया है। जैसे समुदायवाचक, वह संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, भीड़, परिवार, गुच्छा आदि। और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जिससे किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, मिट्टी, पानी, दूध। अब अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जिससे किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, मिट्टी, पानी, दूध आदि। अब अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, खटास, सुंदरता, थकावट, मिठास। तो इन शब्दों से हमें क्या बोध हो रहा है? किसी के गुण का बोध हो रहा है, किसी की अवस्था का बोध हो रहा है, किसी भाव का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाना अत्यंत सरल है। इसे आसानी से सीखा जा सकता है। निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यान से पढ़िए, समझिए और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कीजिए। तो हम देखेंगे किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा है शत्रु, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है शत्रुता। मित्र से मित्रता, दास से दासता। ऐसे ही दूसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। भयावह से भयावहता, मीठा से मिठास, लघु से लघुता, स्वस्थ से स्वस्थता या स्वास्थ्य, उज्जवल से उज्जवलता।
अगला है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अहं से अहंकार, अपना से अपनापन, आप से आपा, निज से निजता। अगला है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। खेलना से खेल, चलना से चाल, चढ़ना से चढ़ाई, जीतना से जीत और पढ़ना से पढ़ाई। तो ये थे बच्चों हमारे संज्ञा और उनके भेद। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।